ऑर्गेनिज्म का इजी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन चाहिए? आ जाओ, पढ़ा देंगे। हेलो बच्चों, मैं आपका मेंटर हर्ष पराशर और वेलकम बैक टू दिस चैनल, ब्यूटीफुल सा चैनल बायो वाला। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि उसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं और वो गैमीट्स फर्टिलाइज होते हैं, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये बताया था हमने। अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्विक सा रिवीजन करते हैं कि हमने एक लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था। उस क्विक से रिवीजन में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि कोई भी स्पीशीज़ अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रख सके। फिर हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है ना। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आ जाता है तुम्हारा, बाइनरी फिजन आ जाता है, बाइनरी फिजन, फिर आपका बडिंग आ जाता है, ठीक है, और आपका और क्या आ जाता है, आपका फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब उन प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो गया भाई। फिर उसके मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया लगभग। अब हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे, याद होगा तो। हमने क्या पढ़ा था? पोटैटो में, मतलब जो प्लांट है उसमें के पोटैटो में किसके थ्रू होता है? आई आई के थ्रू कर सकते हैं हम, है ना। और शुगर केन में किसके थ्रू होता है? शुगर केन नोड्स, है ना, शुगर केन में नोड्स के थ्रू। फिर आपका हमने कहते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में लाइक पेनिसिलिन, उसमें किसके थ्रू होता है? उसमें कोनिडिया के थ्रू होता है ना। हमने ऐसे कई सारे पढ़े थे। अब हमने ये तो ए सेक्सुअल तो पढ़ लिया, अब बारी आती है सेक्सुअल के लिए, है ना। अब हमें सेक्सुअल भी तो करना पड़ेगा। अभी तो ए सेक्सुअल करा, मतलब जिसमें गैमीट की ज़रूरत नहीं है। अब हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा जिसमें गैमीट की ज़रूरत है ना। क्योंकि बिना उसके तो हम रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, नॉर्मल ह्यूमंस रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। तो आइए अब हम उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ से हल्का मिट गया, इसे सही कर देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, है ना, फीमेल गैमेट्स होते हैं। फिर हमने ये भी देखा, फिर हमने इसमें और भी चीज़ें देखी थी, लाइक कि हमारे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन फेजेस, मतलब फेजेस आते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ्स आते हैं, जिसमें से कुछ द पीरियड ऑफ ग्रोथ, जब हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं या वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट में। जुवेनाइल फेज जब खत्म होता है तो उससे रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग होती है। हायर प्लांट्स में इसका फ्लावर आने से पता चलता है ना। फिर जब ये जुवेनाइल फिर ये जब लास्ट में आते हैं, यहाँ पे लिखा था, है ना, ओल्ड स्पेन का, सेनेसेंस का, ये देखो ये लिखा हुआ है, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव phase can considered as one of the parameter of senescence or old age।
मतलब जैसे ही रिप्रोडक्टिव एज खत्म होती है ये बताता है कि सेनेसेंस या ओल्ड एज आ रही है, मतलब बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम हो रहा है, धीरे हो रहा है, लास्ट फेज ऑफ लाइफ है, इसके बाद सीधा डेथ होगी। ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था कि जो भी मैमल्स हैं, मैमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरह के, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में दो तरह की साइकिल्स चलती है। एक वो जो नॉन प्राइमेट्स के एग्जांपल क्या हो गए? काओ, शीप, रैट, डॉग, टाइगर, इन सब में चलती है ईस्ट्रस साइकिल, क्योंकि ये होते हैं सीजनल ब्रीडर्स, मतलब ये लोग एक सीजन आने पे ही ब्रीड कर सकते हैं। वहीं जो प्राइमेट्स होते हैं वो होते हैं उनमें चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लाइक मंकी, एप्स, ह्यूमन। और हम होते हैं मतलब पेरिनियल, मतलब हम पूरे साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं, है ना। हमारे मंथली साइकिल चलती है, हर मंथ ओवरी से ओवम रिलीज होता है। अब चलो हम आगे चलते हैं। आगे आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में सबसे पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या था? फर्टिलाइजेशन था मेल और फीमेल गैमेट्स का संगम, मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में जुड़ते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से पहले होगा गैमीटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। गैमीटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस, और गैमीट ट्रांसफर मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल बॉडी और इनटू वाटर बॉडी और सम और एनीवेयर एल्स वेयर इट कैन मीट विद, मतलब जहाँ जाके ये फीमेल गैमीट के साथ मिले और फर्टिलाइजेशन को अंजाम दे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास गैमीटोजेनेसिस। देखो साफ लिखा है यहाँ पे, गैमीटोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमीट, दैट इज मेल और फीमेल। जैसा भी मैंने बताया, ऐसा प्रोसेस जिससे मेल और फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। और हाँ, महत्वपूर्ण बात, गैमीट्स आर हैप्लॉइड, मतलब गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हम लोग तो डिप्लॉइड होते हैं, मतलब हम लोग होते हैं सॉरी फॉर द ग्लिच। चलो शुरू करते हैं फिर से। हाँ, हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि मेल गैमेट मतलब वो जो गैमीट्स फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड होता है। अब हम लोग तो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड मतलब हम लोग होते हैं 2n, मतलब 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम यानी 23, मतलब 2n मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, CH लिख देता हूँ इसे, क्रोमोसोम को। वहीं जो गैमीट होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब वो n होता है, मतलब उनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। अब वो 23 क्रोमोसोम्स में से सबको पता है 23 पेयर, जो 23 पेयर है उसमें से 22 पेयर तो ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब वही इन हैप्लॉइड गैमीट्स में होता है। 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर नहीं, सिर्फ 22 क्रोमोसोम वो होते हैं ऑटोसोम्स। वहीं जो 23rd वाला क्रोमोसोम होता है डेट इज एक्स या फिर वाई, जो कि 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक्स या वाई होता है ना। वो डिसाइड करता है कि वेदर द गैमीट जो बना है वो मेल का गैमीट है या मतलब जो गैमीट बना है वो आगे जाके मेल प्रोड्यूस करेगा या फीमेल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अभी मैं मेल का बता रहा हूँ, ये मेल का जो एक्स वाई सिस्टम आता है 23rd क्रोमोसोम में वो मेल में आता है, और फीमेल में एफ में सिर्फ एक्स या फिर एक्स, या तो एक्स बनता है या फिर एक्स ही बनता है, मतलब उसमें वाई नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक्स होता है। पता है ना मेल्स के अंदर, पता है ना मेल्स के अंदर एक्स, मतलब एक्स रहता है, और फीमेल्स के अंदर, सॉरी, मेल्स के अंदर एक्स वाई रहता है और फीमेल्स के अंदर एक्स एक्स रहता है। ये तो पता है सबको। अब जो गैमीट बनेंगे वो हमारे नॉर्मल सेल्स के आधे बनेंगे, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस वर्क करती है उस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं।
मियोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से चार चार हैप्लॉइड सेल बनते हैं, 1 2 3 और 4। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस प्रोसेस से, ठीक है। तो जो हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है वो गैमीट फॉर्मेशन हमारा मियोसिस के थ्रू होता है। और मियोसिस के थ्रू होने के कारण जो 23 पेयर हमारी बॉडी के अंदर थे वो 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब जब मेल के अंदर बताता हूँ, जैसे मेल में स्पर्म जो होता है वो मेल गैमीट होता है, ठीक है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब जो हमारे सेल्स मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं वो 23 पेयर से 23 क्रोमोसोम्स हर एक उसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब या तो उस मेल गैमी अब तो या तो उस जो मेल गैमीट का स्पर्म है उसके अंदर 22 या तो 22 ऑटोसोम्स होंगे, 22 ऑटोसोम्स तो कंफर्म है, ठीक है। जो 23rd है वो या तो एक्स होगा या वाई होगा। वहीं फीमेल में इसका मतलब इसका उल्टा क्या, बिल्कुल सेम प्रोसेस होती है। फीमेल में भी जब ओवम रिलीज होता है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स रहने के कारण 22 ऑटोसोम्स रहते हैं। और जो 23rd वाला क्रोमोसोम है वो या तो एक्स रहेगा या फिर क्या रहेगा, या फिर एक्स रहेगा। मतलब उसमें दोनों एक्स एक्स वाले ही रिलीज होंगे, ठीक है। वहीं मेल में या तो एक एक्स रहेगा या एक वाई रहेगा। और यही डिसाइड करते हैं कि मेल जो ऑफस्प्रिंग है हमारा वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। चलो अब आगे, अब एनसीईआरटी में देखते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो। अब एनसीईआरटी की लाइन के अनुसार देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है हमें। हाँ, अब ये देखो, मेल और फीमेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स लाइक। अब ये देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल से दिया गया है। इन सम एल्गा टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इन मेल या फीमेल, ठीक है। तो ऐसे को वो कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड आइसोगैमेट्स। अच्छा चलो, ये एनसीईआरटी की लाइन से अच्छा मैं इसे अपने तरीके से बताता हूँ जैसे मैंने इसे समझा है, ठीक है। हमारे पास गैमीट्स हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है तो इसमें गैमीट्स तो बनेंगे, ठीक है। इसमें गैमीट्स तो बनेंगे। अब गैमीट्स या तो मेल होगा या और फीमेल होगा, और या नहीं और, मतलब दोनों बनेंगे, मेल और फीमेल। अब देखो मैंने कैसे समझा है। अगर मेल और फीमेल गैमीट सेम दिखते हैं, डिट्टो सेम दिखते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉप, मतलब एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर, तो उसे आइसो, और गैमीट है तो उसे कहेंगे हम आइसो गैमस, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से समझा। अगर दो गैमीट एकदम सेम दिखते हैं, एकदम आइडेंटिकल, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता तो उसे आइसोगैमीट्स कहा जाता है, ठीक है। वहीं ऐसे ऐसे गैमीट्स जो एक दूसरे से एकदम अलग दिखते हो, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट हो, या ऐसे समझ लो, या तो मेल बड़ा होगा, बिगर होगा, और फीमेल फीमेल छोटी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। या इसका वाइस वर्सा होगा, मेल बड़ा फीमेल छोटा, या मेल मोटाइल फीमेल नॉन मोटाइल वगैरह वगैरह, यानी एक दूसरे से एकदम डिस्टिंक्ट। तो उस सिचुएशन को मैंने याद रखा है हेटेरोगैमस। हाँ, एक और चीज तो रह ही गई। जो आइसोगैमस है इसको हम होमोगैमस भी
कहते हैं, ठीक है। होमोगैमस कहते हैं, होमो मतलब एक समान, हमने वो पढ़ा है ना, होमोजीनस मिक्सचर मतलब एकदम गायब, एकदम घुल गया, और हेट्रोजीनस मिक्सचर जो घुलता नहीं है, वही होमोजीनस मिक्सचर, एकदम सेम सिमिलर, बिल्कुल तब पता नहीं चल रहा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। वहीं हेट्रोगैमस वो जिसमें पता चल रहा है कि हाँ मेल कौन है और फीमेल कौन है। चलो अब एनसीईआरटी से इस चीज को पढ़ते हैं। देखो होमोगैमस, ठीक है, होमोगैमस क्या थे, एकदम सिमिलर, एग्जैक्टली वहीं in majority of sexual reproducing organism the gametes produced are morphologically distinct heterogametes, ठीक है। in such organism male gamete called andriozyte या sperm and female gamete is known as egg या ovum। जो एंथ्रियोसाइट है ये शब्द हम प्लांट के लिए यूज करेंगे, स्पर्म हम एनिमल्स में यूज करेंगे, ओवम हम एनिमल्स में यूज करेंगे, एग हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। फिर अब आगे चलते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। Sexuality in organism, sexual reproduction in organism generally involve fusion of gametes from two individual, ठीक है। ये तो हमें पता है कि सेक्सुअल जो सेक्सुअलिटी है वो गैमेट्स के फ्यूजन से आती है, और सेक्सुअलिटी डिटरमाइन मेल करता है। मेन बात, फीमेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो फीमेल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ ऑफस्प्रिंग, वही यहाँ लिखा है, ये देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। पर ये क्या सही है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं होता। प्लांट में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट बाइसेक्सुअल, और ऑन डिफरेंट प्लांट यूनिसेक्सुअल। हाँ, दिस इज द मेन बात। इसका इसका क्वेश्चन ये है कि जो सेक्सुअलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो कब डिटरमाइन होती है, वो डिटरमाइन तब होती है जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, और वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। और क्या ये हर बार सही होता है, नहीं, ये हर बार सही नहीं होता। ये प्लांट के किंगडम में दिस मतलब ये जो वाक्य ये प्लांट किंगडम में फेल हो जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट हमारे पास ऐसे हैं जो कि बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी में। आप लोगों ने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है ना, हिबिस्कस का जो फ्लावर रहता है उसके ये पिस्टल रहता है, और मतलब हाँ ये पिस्टल रहता है, इसके इधर ही स्टेमेंस उगे रहते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल नहीं, वो बाइसेक्सुअल प्लांट है हिबिस्कस का। इसको हटाते हैं, भी बताते हैं आगे, इसमें पूरा बता रखा है आपको, इससे बताते हैं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा। चलो, प्लांट में हैव बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन सेम प्लांट, और बाइसेक्सुअल और डिफरेंट प्लांट, ठीक है। in several fungi and plant term as homothelic and monoecious are used to denote bisexual condition, and heterothelic and dioecious are used to describe unisexual condition। अब इसको कैसे बताया जाए, इसको ऐसे बताया जाएगा, देखो, ऐसे प्लांट्स जिनके पास मेल और फीमेल एक ही मतलब कहते हैं एक ही प्लांट बॉडी में है, मतलब ऐसे प्लांट जो कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर कंटेन करते हैं, उनको मोनोशियस कहा जाता है। मतलब उनको दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, वो अकेले ही ठीक है, अकेला मतलब सिंगल मतलब मोनो, ठीक है। वहीं ऐसे प्लांट जो कि दूसरों पे डिपेंड है, मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट बॉडी में वास करता है, डिफरेंट प्लांट बॉडी, ठीक है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन मतलब जैसे हम ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, मतलब कहते हैं
ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में वास करता है, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल नहीं होता है। ऐसे ही कुछ प्लांट्स है जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में, उनको डाइशियस कहा जाता है। देखो, डिफरेंट, मेल और फीमेल डिफरेंट है तो डाइशियस, मेल और फीमेल सेम, सेम एम, मोनोशियस, ऐसे याद रख सकते हो आप। डिफरेंट का डाई, उससे डाइशियस, और सेम का एम, उससे मोनोशियस। ठीक है। both plant structure same plant in several fungi such as homolithic or monoecious are used to denote bisexual condition, and heterolithic or dioecious are used to describe unisexual condition. In flowering plant, the unisexual male flower is staminate and bearing stamens, while female is pistillate bearing pistils. In some flowers, both male and female flowers may be in some plants. Both male or female will be present on same individual, monoecious, or on say different individual, dioecious। मतलब ऐसे प्लांट के फ्लावर जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट हो उसे मोनोशियस मेल फ्लावर कहेंगे, और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट हो उसे डाइशियस फ्लावर कहेंगे। पर ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट हो उसे डाइशियस कहेंगे। ऐसे अब इसके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रखा है। ठीक है ना। हाँ, ये तो हो गया फ्लावर, ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, और ये है मेल और फीमेल अगर अलग अलग हैं तो वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अब इसमें और आगे चलते कि एनसीईआरटी ने और क्या क्या दे रखा है इसमें। देखो, अभी तक तो सब कुछ बेसिक्स, एकदम बेसिक्स चल रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक sponges, earthworm, tapeworm, leech. Typical example of bisexual that possess both male and female reproductive organs are hermaphrodite. Cockroaches are unisexual species. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर वास करता है उसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म में भले ही अर्थवॉर्म बाइसेक्सुअल है, मतलब उसके बॉडी के अंदर ही मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, इसलिए उसे हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हो गया आपके स्पॉन्ज हो गया, टेपवर्म हो गया, लीच हो गया। वहीं इसका कहते हैं जो कॉकरोच है, कॉकरोच बाइसेक्सुअल नहीं होता है, हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं। ठीक है। उसके बारे में भी हम कहते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आता है यहाँ पे द सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन कैसे होता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। Gametes in all heterogametic species are of two types, mainly male female. Gametes are haploid, though plant body from which they arise either haploid or diploid. Haploid parent body produce gamete by mitotic division। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, रिमेंबर करने की कोशिश करो, डिप्लॉयड कैसे करते हैं। अभी ऊपर ही बताया था मैंने कि गैमेट फॉर्मेशन सेक्सुअल में कैसे होता है। याद करो, याद करो। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है तो उसमें जो गैमीट फॉर्मेशन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है, माइटोसिस। वहीं अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है तो किसके थ्रू होता है, कैसे क्या बताया था मैंने। सही बात, मियोसिस, मियोसिस के थ्रू होता है। ठीक है।
अब आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या दे रखा है भाई? आगे इसमें दे रखे हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में कैसे कैसे चीज़ें डिफर करती है। जैसे लाइक several organisms belonging to Monera, fungi and bryophytes have a haploid plant body, but in organism belonging to pteridophyte, gymnosperm and angiosperm, most of the animal including human being the parental body is diploid। मतलब सेवरल ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी धरती पे प्रेजेंट है जो कि हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। जैसे मोनेरा, मोनेरा में क्या आता है भाई? मोनेरा में हमने सुना सा है क्या आता है? हाँ, मोनेरा में हमारा आते हैं बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल, सिंगल सेल। तो वो कैसे होंगे? वो होंगे हैप्लॉइड। फिर और क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास फिर और हैं हमारे पास इसमें फंगी, मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट हैव हैप्लॉइड बॉडी। वहीं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एनिमल्स लाइक ह्यूमंस हैव पेरेंटल डिप्लॉइड बॉडी। टेरिडोफाइट्स, मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइट्स और एल्गी, इन सब की बॉडी हैप्लॉइड होती है। इसलिए इनके जो गैमीट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। वहीं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट पता है ना, पहली प्लांट की ऐसे मतलब पहले प्लांट का ऐसे वो फाइलम बोल रहा हूँ, सॉरी। टेरिडोफाइट एक ऐसी क्लास जो कि वो होते हैं, कहते हैं, जिसमें पहली बार वेस्कुलर बंडल्स आए थे, है ना। वेस्कुलर बंडल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम, लीफ, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। तो उसमें भी गैमीट फॉर्मेशन होता है, वो डिप्लॉयड बॉडी है, वो उसमें मियोसिस के थ्रू होता है। जिम्नोस्पर्म्स डिप्लॉयड बॉडी, मियोसिस मियोसिस मियोसिस। और कहते हैं फिर आपके ह्यूमन बॉडी वो भी डिप्लॉयड है, उसमें भी मियोसिस के थ्रू होता है। जैसे मैंने बताया ना, गैमीट फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमीट, वो मियोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है, जो मैं सब बोला वो सब यहाँ लिखा है। इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस द रिडक्शन डिवीजन हैज अकर इफ डिप्लॉयड बॉडी हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गैमीट। अभी बताया था ना। अब इसने यहाँ पे लिखा है मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। कैसे प्रूफ करते हैं? 2n, एक डिप्लॉयड बॉडी से 4 हैप्लॉयड गैमीट्स बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है? क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए, आधे हो गए, आधे हो गए, आधे हो गए, मतलब क्रोमोसोम नंबर कम हुए हैं, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। फिर आगे, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट गैमीट मदर सेल undergo meiosis. At the end of meiosis, one set of chromosome, क्या? ये देखो अर्थवॉर्म के एग्जाम्पल्स है यहाँ पे, ये पूरा दे रखा है। क्या था वहाँ पे? undergo meiosis, one set of chromosome get incorporated into each gamete। ठीक है, अब पूरा इसको बताते हैं हम आपको क्या होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल दे रखा है अर्थवॉर्म का। फिर ये जो डिप्लॉयड बॉडी होती है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम मियोसाइट्स कहते हैं, जिसे गैमीट मदर सेल कहते हैं। मतलब ऐसे सेल्स जिससे गैमीट बने। अब देख, मेल कभी किसी मेल ऑर्गेनिज्म को देखा है कि वो बच्चे पैदा कर रहा है, बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, हमेशा फीमेल ही बच्चे पैदा करती है। इसलिए कोई भी सेल अगर डिवाइड होता है तो उसे मदर सेल कहा जाता है, और जो डिवाइड हुए हुए सेल हैं उसे डॉटर सेल्स कहा जाता है। इसलिए जो स्पेशलाइज्ड सेल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, मियोसाइट, उसे गैमीट मदर सेल कहा जाता है। ऐसे मदर सेल जो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो मियोसिस में जाते हैं। और मियोसिस के अंडर मतलब एक बार मियोसिस कंप्लीट हो जाती है तो उसमें एक सेट मतलब मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, उसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और वो गैमीट बनाते हैं आगे चल के, ठीक है। अब देखो जो एग्जाम्पल्स बताए थे अर्थवॉर्म वाला है, वो देखो।
अर्थवॉर्म वाला एग्जांपल बताया था ना कि वो क्या होता है, वो हर्माफ्रोडाइट होता है। ये देखो यहाँ पे टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है। अब एक ही पेरेंट बॉडी के अंदर जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है तो इसे हर्माफ्रोडाइट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब ये देखो, ये कॉकरोच है, कॉकरोच का मेल वाला अलग होता है और फीमेल अलग होता है। पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका देखो, सबसे बढ़िया तरीका, मेल हमेशा स्टाइल में रहता है, ठीक है, मेल हमेशा रहेगा स्टाइल में। ये जो कोने में छोटे छोटे से ये दिख रहे हैं ना, ये इसको कहा जाता, इसको बस ये याद रख लो, ये मेल का स्टाइल है, ये मेल में प्रेजेंट रहेंगे, वहीं फीमेल में ये स्टाइल एब्सेंट रहेगा। कौन सा स्टाइल कर दिया मैंने? अरे कंफ्यूज नहीं होना, ये बड़े वाला नहीं है, ये छोटे वाला, ये वाला, ये ये वाला, ये वाला, ये मेल हमेशा रहता है स्टाइल में। फीमेल को स्टाइल मारना नहीं आता, फीमेल को मेकअप करना आता है इसमें, पर मेकअप कर नहीं सकती है तो इसके पास कोई स्टाइल प्रेजेंट ही नहीं है, इसके पास ओवरी प्रेजेंट है। तो कॉकरोच में, कॉकरोचेज आर डाइशियस, यानी वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होती है। अब चलते हैं आगे, हाँ यहाँ पे आते हैं, चलिए इसे सॉल्व कर, इसे एक बार सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया ना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर। ह्यूमन बींग्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी 2n46 है। मियोसाइट मदर गैमीट्स है, तो गैमीट में कितने होंगे? मेल यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहे हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर आधे हो रहे हैं, बताया था ना, 23 पेयर से 23, यानी 46 से 23। हाउस फ्लाई में 12 है, यानी कितने पेयर होंगे? 6 पेयर, यानी उसके गैमीट में कितने होंगे? 6। रैट के गैमीट में 21 है ना, तो उसके जो मियोसाइट यानी मदर गैमीट सेल, यानी जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसके हर सेल में कितने होने चाहिए? बताओ जल्दी बताओ। गैमीट में 21 है तो उसमें कितने होंगे? उसमें होंगे 21 इंटू 2, दैट इज 42। डॉग में 78 मियोसाइट होते हैं, तो फिर उसके गैमीट में कितने होंगे? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी। 39, ठीक है। अब ऐसे करके तुम्हें ये पूरा सॉल्व करना है, ये आना चाहिए, इसे पता होना चाहिए तुम्हें, याद रखना। इसके खासकर इसके 2-3 तो याद रखना ही, जैसे इंपॉर्टेंट में आता है हाउस फ्लाई, ह्यूमन बीइंग, रैट, फ्रूट फ्लाई, और ये मेज और राइस। ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछ ही लेते हैं 1 या 2 नंबर में, या फिर ऐसे ही जनरल में फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे, या ऐसे ही दे देंगे वो, पर इससे क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखो भाई, हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या काम था? पहले था गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट बनाना। अब क्या काम है? अब काम है गैमीट को ट्रांसफर करना, मतलब उठा के फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना। अब हमारे पास ट्रांसफरिंग है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं ना, तो अब हमारे पास क्या है? गैमीट ट्रांसफर। चलिए फिर अब हम गैमीट को भी ट्रांसफर कर देते हैं। जब गैमीट बन ही गया तो हम बस रख के क्या करेंगे? चलो ट्रांसफर करो इसे, चलाओ। After the formation of male or female gamete must be physically brought together to facilitate fusion, that is fertilization. In majority of organisms, male are motile, female are stationary. Best example, humans. ह्यूमंस तो देखे, ह्यूमंस हम लोग, पता है ना, स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म ही तैर के जाता है ओवम के पास, ओवम नहीं आता है स्पर्म के पास, है ना, पता है ना। चलिए आगे चलते हैं अब। इसलिए ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मेल मोटाइल होता है और फीमेल वो नॉन मोटाइल होती है, वो स्टेशनरी होती है। इसमें भी एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री की के एक्सेप्शन कहीं पीछा नहीं छोड़ते।
यहाँ पे भी एक्सेप्शन है कुछ फंगी और कुछ एल्गी जिसमें गैमीट प्रोड्यूस होते हैं जो कि दोनों ही मोटाइल होते हैं, मतलब मेल और फीमेल। अब भाई ऐसा क्यों करते हैं भाई? देखो, एल्गी कहाँ ग्रो होती है? एल्गी होती है ह्यूमिड एरिया में या पानी के ऊपर, जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो। फंगी कहाँ ग्रो होती है? जहाँ पानी प्रेजेंट हो, ह्यूमिड हो। तो जब मेल और फीमेल मोटाइल होंगे तभी तो वो तैर के एक दूसरे के पास जा पाएंगे। अब एक फंगी यहाँ पे है जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे है, और एक फंगी आपके घर के पास है। यहाँ से वहाँ मेल कितना बेचारा ट्रांसफर करेगा? अगर बीच में पानी भी भरा पड़ा है तो मेल बेचारा थक नहीं जाएगा? तो आधा रास्ता उधर से फीमेल आएगी इधर, आधा इधर से मेल जाएगा, फिर दोनों का बीच में संगम होगा, फिर बीच में एक नया फंगी पैदा होगा, है ना? अब आगे चलते हैं। There is a medium through which the male gamete move. In several simple plants like algae, bryophyte, pteridophyte, what are the medium in which gamete transfer takes place? अभी बताया मैंने कि जो गैमीट ट्रांसफर है वो पानी के थ्रू होता है। पानी ही एक ऐसा मीडियम है जो सिंपल प्लांट्स में गैमीट ट्रांसफर के लिए हेल्पफुल है। वहीं और इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करा जाता है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमीट। मतलब इसमें करोड़ों, लाखों, करोड़ों की संख्या में मेल गैमीट्स को एक साथ पानी में छोड़ दिया जाता है, और वो मेल गैमीट तैरते तैरते ढूंढते ढूंढते फीमेल गैमीट के पास पहुंचते हैं। किस्मत से जो जो मेल गैमीट फीमेल के पास पहुंच जाते हैं वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, जो नहीं पहुंच पाते वो नहीं कर पाते। अब ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, पानी में छोड़ा है मतलब किसी वाटर बॉडी में छोड़ा होगा, लेक या फिर कहीं पे पॉन्ड होगा, ऐसी कहीं जगह पे छोड़ा होगा ना। अब कोई ऐसी खाली वाली जगह पे तो छोड़ेगा नहीं जहाँ पे पानी नहीं है। अब जब लेक या उसने छोड़ा है तो क्या पता कभी ड्राई सीजन आ गया, एकदम से सूखा पड़ गया, लेक सूख गई, या फिर मछलियों ने खा लिया इनको, या फिर ऐसा आया कि रिवर में छोड़ा है तो रिवर के फ्लो के साथ मेल गैमिट्स फ्लो करके कहीं और भाग गए, फीमेल गैमिट्स कहीं और भाग गई, या फिर मेल गैमिट्स गलत डायरेक्शन में चले गए, है ना? हो सकता है ना ऐसा। तो to compensate the loss of male gamete during transport, a large number of male gamete produce several thousand times the number of female produce. मतलब जितना फीमेल गैमेट फीमेल प्रोड्यूस होते हैं उससे कई गुना, 1000 गुना ज्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, ताकि कम से कम कोई ना कोई तो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। किसी ना किसी को तो लड़की मिले, कोई ना कोई तो फर्टिलाइज करे। अब हर कोई सिंगल थोड़ी रहेगा हमारी तरह, किसी ना किसी को तो लड़की चाहिए ना। अब आगे चलते हैं। इन सीड प्लांट्स में आते हैं। पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल गैमेट, ओव्यूल हैव द एग, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड एंथर, देयरफॉर हैव टू ट्रांसफर टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। अब इसका मतलब है कि ये बात दोनों प्लांट के लिए हो रही है, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स। अब बाइसेक्सुअल के लिए कैसे हो रही है? अब देखो, बाइसेक्सुअल में भले ही मेल और फीमेल एक ही प्लांट बॉडी में है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेल फ्लावर अलग हुआ हो, फीमेल फ्लावर अलग होता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेल जल्दी मैच्योर हो गया हो, फीमेल अभी मैच्योर नहीं हुई हो। ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों साथ में मैच्योर हो। तो जो मेल गैमीट है वो एंथर, जो मेल का स्ट्रक्चर होता है एंथर, उसमें प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमीट। वहीं पिस्टल, उसमें प्रोड्यूस होती है फीमेल गैमीट। अब ये इससे मेल गैमीट को तो यहाँ आना ही पड़ेगा ना, बिना यहाँ आए तो काम चलेगा नहीं, और बिना इसके अंदर गए और एग को फर्टिलाइज करे तो काम चलने का नहीं। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं वो पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे पूरा बता रखा है। इन बाइसेक्सुअल the self-fertilizing plant, example pea, transfer pollen grain to stigma is relatively easy as anther and stigma are located closely to each other. Pollen grains soon after they are shed come to in contact with the stigma. देखो, जो क्या होता है पी प्लांट में
पी प्लांट में जो मेल और फीमेल गैमीट है वो एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े रहते हैं, मतलब मतलब फीमेल गैमीट, सॉरी, फीमेल ऑर्गन्स जो हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। अभी बताया ना, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया। ड्राइंग पे मत जाना, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ से पोलन ग्रेन शेड होते हैं वो तुरंत यहीं गिर जाते हैं। जैसे ही शेड होते हैं वो तुरंत इधर ही गिर जाते हैं भाई, प्लांट पी प्लांट में। तो इनको तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तो जैसे ही ये गिरेंगे वैसे ही ये अंदर घुस जाएंगे और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अंजाम देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वहीं बट इन क्रॉस पॉलिनेशन but in cross-pollinating plants including dioecious plant, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grain to stigma. जो ऐसे प्लांट जो डाइशियस हैं, मतलब वो सॉरी मोनोशियस हैं, जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी में रहती है, तो उसमें भी तो पोलन ग्रेन भाई ट्रांसफर होना है, वरना वो अपनी स्पीसीज को कैसे मेंटेन करके रखेंगे भैया। तो उसमें एक स्पेशलाइज इवेंट होता है जिसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। उस पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू मेल गैमीट फीमेल मतलब फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है, उसके स्टिग्मा पे गिरता है, और वो स्टिग्मा से फिर अंदर पोलन ट्यूब बना के जाता है, और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। याद करो, याद करने की कोशिश करो बालक, कैसे होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 3 तरह से होता है, बाय पॉलिनेशन बाय विंड, बाय वाटर और बाय इंसेक्ट, है ना। याद करने की कोशिश करो। अब इसमें और क्या क्या है भाई, इसमें है pollen grain germinates on stigma and form pollen tube, carry gametes, reach ovule and discharge male gamete near the egg. In dioecious animals, since male and female are formed in different individuals, the organism must involve a special mechanism of gamete transfer. अब देखो भैया, ये थोड़ा हो गया है कि जो मेल, हमने अभी प्लांट्स का पढ़ा कि मेल को फीमेल में फीमेल तक अपना पोलन ग्रेन ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर वो सेम प्लांट में तो डायरेक्ट शेड कर देते हैं, वहीं अगर क्रॉस पॉलिनेशन है मतलब पॉलिनेशन करना पड़ता है, अगर दूसरे प्लांट में तो पॉलिनेशन करना पड़ता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। उसके लिए विंड वाटर और इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली इन ह्यूमंस या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स ले लो, कोई भी एनिमल, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होता है ना। अब मेल गैमीट को फीमेल तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो करना पड़ेगा। अब वो मैकेनिज्म करने के बाद जब वो मैकेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर लेता है, वो एनिमल कंप्लीट कर लेता है, तब वो अपना मेल गैमीट फीमेल ऑर्गन के अंदर ट्रांसफ़र करता है, जिससे मेल गैमीट फीमेल गैमीट के कांटेक्ट में आता है, और एसेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होता है। मेल और फीमेल अलग अलग एनिमल बॉडी में है, जिसके लिए उन्हें एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मेल अपना मेल गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर रिलीज कर देता है, फिर वो मेल गैमीट फीमेल के अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करता है, मतलब फीमेल गैमीट के साथ मिलता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन सबसे प्यारा इवेंट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पोस्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट की फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। बस अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। देन उसके बाद अगले लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में ये पता कर सको कैसे इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, और कैसे आप टीचर से मतलब मार्क्स गेन कर सकते हो इजीली। किसी भी कोई कैसा भी टीचर हो, कितना ही खड़ूस टीचर हो, उससे आप कैसे अपने मार्क्स को मतलब छीन सकते हैं उससे मार्क्स एक तरह से, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो
तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।